तुझ्याकडे प्रभु आमुचाने जीवना, प्रभु आमचाने जीवना. अज्ञानाच्या तिमिराकडून ज्ञानाच्या तेजाकडे विद्यार्थ्यांची वाटचाल हो, ही परमेश्वर चरणी आमची प्रार्थना. पाहुणे, वक्ते, सर्व रोटरी क्लबचे सदस्य, रोटरी क्लबचे असिस्टंट गव्हर्नर, रोटेरियन आदेश मंत्री, या क्लबचे अध्यक्ष डॉक्टर खंडेलवाल, सचिव डॉक्टर गादिया, सर्व सहकारी आणि विद्यार्थी मित्रांनो, खरं म्हणजे मला सर्वात अगोदर रोटरी क्लब ऑफ जालना रेनबोचा अभिनंदन करायचं आहे की जालना शहरामध्ये जी खंत होती आमच्यासाठी, कारण मी एका शिक्षण संस्थेची निगडीत आहे, प्राचार्य आहे, तर कुठेतरी आपल्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या सुरुवातीच्या काळामध्ये मार्गदर्शन आणि तोही योग्य असा मिळाला पाहिजे, आणि त्याचा इथं खूप आवश्यकता होती असं आम्हाला वाटत असे. आणि रोटरी क्लबने पुढाकार घेऊन आज हे जे काही एज्युफेस्ट नावाने जी काही संधी आमच्या विद्यार्थ्यांना उपलब्ध करून दिली, त्याबद्दल मी त्यांच्या सर्वांचं अभिनंदन करतो. आणि या स्पर्धेच्या, या एक्झिबिशनचा इथं आज उद्घाटन झालं असं मी जाहीर करतो. गुड मॉर्निंग. सब्जेक्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट. हम सभी इस शब्द को सुनते आए हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट. आपण सगळेजण हा शब्द ऐकत आलेलो आहोत की पर्सनालिटी डेवलपमेंट झाली पाहिजे, केली पाहिजे. सो व्हॉट इज अ पर्सनालिटी डेवलपमेंट? इज द डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गनाइज्ड पॅटर्न ऑफ बिहेवियर्स अँड ॲटिट्यूड्स. आपल्याला माहिती आहे की लेफ्ट आणि राईट ब्रेन हेमिस्फिअर आपल्या प्रत्येकाच्या मेंदूमध्ये आहे. लेफ्ट वेगळं कार्य करत असतो आणि राईट वेगळं कार्य करत असतो. राईट साईडचा जो ब्रेन आहे तो रिटन, स्पोकन लँग्वेज, लॉजिक, ॲनालिसिस, मॅथ्स, कॅल्क्युलेशन्स वगैरेवर जास्त कार्य करत असतं. तर लेफ्ट जे आहे हे क्रिएटिव्हिटी, इंट्युशन, म्युझिक, व्हॉइस, साऊंड, ड्रॉइंग्स वगैरे यामध्ये जास्त आपलं सहकार्य करत असतं. तर आपलं जे ब्रेन आहे हे लेफ्ट आणि राईट लोब हे दोन्ही आपण वापरतो का, हा प्रश्न आपण स्वतःला विचारण्याची आवश्यकता आहे. नेक्स्ट, आपल्याला माहिती आहे की आपण फक्त 3% आपला ब्रेन वापरतो. आपण फक्त 3% आपला ब्रेन वापरत असतो. म्हणजे आपल्याला किती मोठी आवश्यकता आहे ब्रेन आणखी डेव्हलप, म्हणजे ब्रेनची कॅपॅसिटी आणखी वापरण्यासाठी किती मोठं मार्जिन आपल्यासाठी आहे. आणि आइन्स्टाईन हे सुद्धा म्हणजे आपल्याला माहिती आहे एवढे मोठे थोर पुरुष, पण त्यांनी पण फक्त 16% ब्रेन वापरलेलं होतं. म्हणजे त्यापेक्षाही आपल्याला मोठी झेप आपल्याला भविष्यामध्ये घ्यायची आहे. मग नेमकं हे आपल्याला समजून घेतलं पाहिजे की कशा प्रकारे आपण आपलं ब्रेनचं युटिलायझेशन केलं पाहिजे की ज्यामुळे आपली पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट होईल आणि आपण आपल्या जीवनामध्ये यशस्वी होऊ. नेक्स्ट, आपण ऐकलो आहोत की IQ, खूप वेळा आपण ऐकलेलं आहे की IQ, परंतु आपल्याला आता ओझरती ओळखही झालेली आहे ती म्हणजे UQG. मग ज्यांचा IQ मोर दॅन 130 आहे, म्हणजे ज्यांचा IQ आपण ऐकले की 70%, 80%, 90%, 100%, पण 130 पेक्षा जास्त मोठा IQ असणाऱ्या
स्टुडंटचं असोसिएशन एक स्थापन करण्यात आली आणि त्याचं नाव आहे मानस सोसायटी. आणि जेव्हा या मानस सोसायटीमध्ये 130 पेक्षा जास्त IQ असणारे स्टुडंट सगळे एकत्र जमा झाले, त्या सोसायटीचं काम सुरू झालं, त्यांचं प्रोफेशनल काम सुरू झालं. आणि त्यानंतर काही वर्षानंतर असं लक्षात आलं की त्यापैकी मोर दॅन 70% प्रॅक्टिकल लाईफ मध्ये अनसक्सेसफुल झालेले आहेत. म्हणजे IQ एवढा मोठा IQ 130 पेक्षा जास्त IQ, तरी पण त्यांच्या प्रॅक्टिकल जीवनामध्ये डे टू डे लाईफ मध्ये ते यशस्वी होऊ शकले नाहीत. आणि तेव्हा मग असं लक्षात आलं की जीवनामध्ये फक्त IQ असून चालणार नाहीये, तर त्यासोबत आणखीन काहीतरी हवं आहे. आणि तेव्हा UQ हे आपल्या समोर आलं. म्हणजे UQ इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द टू यूज द IQ. तर नेमकं काय आहे हे UQ आपण पाहूयात. नेक्स्ट, इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणजे UQ आहे. इमोशन म्हणजे E प्लस मोशन, दॅट इज एनर्जी इन मोशन. आणि आपण आपला इमोशन कसं इफेक्टिव्हली मॅनेज करतो यामध्ये आपल्या जीवनाचं यश अवलंबून आहे. आणि या इमोशन्स मध्ये खूप ट्रिमंडस अशी एनर्जी आहे, ऊर्जा आहे, शक्ती आहे. ते आपल्याला जीवन जगण्याचं बळ देत असतात. तर त्याविषयी आपण आणखी माहिती घेऊया. नेक्स्ट प्लीज. द फाउंडेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजन्स म्हणजे बेसिक रिक्वायरमेंट काय आहे इमोशन्सची, तर अवेअरनेस, जागृती. अवेअरनेस, जागृती असली पाहिजे. कसली असली पाहिजे? थॉट्सची म्हणजे विचारांची जागृती. इमोशनल भावनांची जागृती. वर्ड्स, आपण काय बोलतो आहोत ते बोलण्यापूर्वी आपल्या मनामध्ये काय भाव आहेत, भावना आहेत याविषयीची जागृती असणं. आणि आपण जे काही काम करतो, कर्म करतो, ऍक्शन करतो त्यापूर्वी आपल्याला लक्षात आलं त्याविषयी सुद्धा आपण अवेअर झालं पाहिजे, जागृत झालं पाहिजे. त्याविषयी आपण अधिक माहिती घेऊया. नेक्स्ट, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की जे पेरतो तेच उगवत असतं. जैसा बीज होता है वैसा ही फल मिलता है, विचारों से ही भाग्य बनता है. थिंक बिफोर यू थिंक, थिंक बिफोर यू ऍक्ट. असं म्हटलं जातं कि सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे. सोच को बदलिए सितारे बदल जाएंगे. कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं. कश्तियों को बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशाएं बदलिए. सिर्फ दिशाएं बदलिए, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे. किनारे खुद मिल जाएंगे. मग आपण आता विचारांबद्दल विचार करूयात. आताच आपण पाहिलं की विचारांच्या आधी आपल्याला विचार करायचा आहे. थॉट बिफोर यू थिंक. मग आपण नेमकं विचारांच्या विषयी जर विचार केला तर वेगवेगळ्या प्रकारचे विचार आपल्या मनामध्ये असतात. मग त्यामध्ये टॉक्सिक विचार आहेत, निगेटिव्ह विचार आहेत, वेस्ट विचार आहेत. आणि हे मग मत्सर आहेत, काम न करणारे निगेटिव्ह आहेत, किंवा मागचा पास्ट टेन्स विषयी विचार करणारे आहेत, फ्युचर विषयी कल्पना करणारे आहेत. अशा प्रकारचे जे विचार आहेत ते विचार दुर्भाग्य निर्माण करत असतात. आणि जे विचार आपण पॉझिटिव्ह थिंकिंग करतो, दिव्य विचार करतो, आवश्यक कामाविषयी आवश्यक असणारे विचार करतो किंवा बरोबर विचार करतो, राईट विचार करतो, ते आपलं सुभाग्य, सौभाग्य बनवत असतात. त्यामुळे आपण कुठला विचार करतो हे सुद्धा आपल्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट साठी फार महत्वाचं आहे. नेक्स्ट, विज्ञान असं सांगतं की एका मिनिटामध्ये आपण 15 ते 20 विचार मनामध्ये येत असतात. विज्ञान असं सांगतं की एका मिनिटात 15 ते 20 विचार आपल्या मनामध्ये येत असतात. म्हणजे दिवसभरात जवळपास 40,000 ते 60,000 विचार मनामध्ये नॉर्मली येतात. पण
जेव्हा या विचारांची स्पीड कमी होते, क्वांटिटी कमी होते, क्वालिटी अधिक इम्प्रूव्ह होते, तेव्हा आपलं यश आपल्याकडे येत असतं, आपलं भाग्य त्यातून बनत असतं. तो देखिए ये नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है और दूसरा जो देख रहे हैं हम ऑटोमेटेड वे ऑफ लाइफ है. तो क्या होता है जब दिल में विचार आता है, दिल में एक विचार आता है, फिर हम समझते हैं कि इस विचार को एनालिसिस करना चाहिए, परखना चाहिए. जब भी दिल में विचार आ जाता है तभी जो बुद्धि है हमारी वो परखती है, एनालिसिस करती है और एक डिसीजन लेती है कि ये 10 विचार आए थे, ये 1 विचार जो एप्रोप्रिएट विचार है वो मेरे लिए ठीक है. उसको परखने के बाद में एक डिसीजन लेती है, निर्णय लेती है और उसके मुताबिक हमारी एक्शन होती है. और बार बार जब एक्शन करते हैं तभी इम्प्रेशन बनता है, उसको हम संस्कार कहते हैं. ये नॉर्मल वे ऑफ लाइफ है. और दूसरा जो ऑटोमेटेड वे ऑफ लाइफ जिसको कहते हैं कि वहां पे बुद्धि का काम नहीं होता है. जैसे अभी इसके पहले कुलकर्णी मैम ने बोला है कि काफी व्यसन होते हुए दिखाई देते हैं. जब भी समझो किसी को लगा कि ये पूरी नहीं खाना चाहिए, शुरुआत में जब भी वो फ्रेंड्स देखते हैं कि फ्रेंड के पास वो है पूरी, तो शुरुआत में वो सोचता है कि नहीं नहीं ये तो गलत बात है, ये तो मैंने नहीं लेना चाहिए. लेकिन फ्रेंड बोलता है नहीं देख तो सही, टेस्ट तो कर, एक बार टेस्ट करने में क्या हर्ज है. तो वो टेस्ट कर लेता है और टेस्ट करते हुए फिर भी उसको लगता है कि नहीं नहीं मेरे मम्मी पापा को समझा तो ये गलत होगा. और फिर दूसरी बार जब लेता है बोलते हैं यार पहली बार तो हमने लिया तब तो कुछ हुआ ही था नहीं. तो ये इम्प्रेशन उसके ब्रेन में आता है कि पहली बार तो मैंने लिया था तब तो कुछ हुआ नहीं था, अभी सेकंड बार लेने से क्या होगा. ऐसे कहते कहते 2, 3, 4 बार 10, 15, 20 बार वो लेने लगता है. और उसके बाद में जो डिसीजन लेना, एनालिसिस करना और डिसीजन लेने की जो कैपेसिटी है ब्रेन की, वो जो बुद्धि का पार्ट है वो यूज में ही नहीं आता है. और फिर वो सोचता है, एक्शन करता है, उसका इंप्रेशन बनता है. इंप्रेशन बनने के बाद फिर उस इंप्रेशन के माध्यम से फिर सोच आती है, फिर एक्शन करता है, फिर इंप्रेशन बनता है. ऐसा ऑटोमेटेड वे ऑफ लाइफ. फिर वो अच्छी भी हो सकती है, वो बुरी भी हो सकती है, लेकिन समाज में हम देखते हैं ज्यादातर बुरी दिखाई पड़ती है. तो हमें ऐसे बुरी ऑटोमेटेड लाइफ में नहीं जाना है. नेक्स्ट, इसको MIAI सिस्टम कहते हैं. जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा भाग्य बनते जाता है. ऐसा कहते हैं कि कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे, कर्म जैसा करोगे फल वैसा ही पाओगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे. तो जो हम कर्म करते हैं वैसा ही हमें फल मिलता है. The energy creating, radiating and flowing outward from me is the karma, that is action. और भाग्य क्या है कि same flow of energy comes back to me, that is return journey of our own energy and that is भाग्य. तो ये कर्म कैसा बनता है, खाली काम करने से कर्म बनता नहीं है. तो सोच, बोल, कर्म और वाइब्रेशन, इसको मिला जुला के हम कर्म कहते हैं. नेक्स्ट, तो पॉजिटिव फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है और निगेटिव फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, आपके सामने स्लाइड से आप भी इसको जानते हैं. नेक्स्ट, तो व्हाट इज अ स्पिरिचुअल लॉ. जैसे हमने IQ देखा है, EQ देखा है, वैसे ही 2 प्रकार के SQs है. उसमें एक सोशल इंटेलिजेंस है और एक स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है. तो दिस इज अ स्पिरिचुअल लॉ. आपको शायद मालूम होगा
कि राज योगिनी ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी की कभी आपने कैसेट सुनी होंगी, तो उन्होंने इस कार्य के बारे में, इस लॉ के बारे में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। तो जो हम देते हैं वैसा ही पाते हैं, जैसा देते हैं वैसा ही पाते हैं, और जितना देते हैं उतना ही फिर से हम पाते हैं। तो देखिए 3 व्हाइट बॉल हमने डाले तो 3 व्हाइट बॉल फिर से हमें मिले हैं। 2 व्हाइट बॉल के बीच में ब्लैक बॉल हमने छोड़ा है तो वैसे ही रिटर्न आया है। 3 ब्लैक बॉल हमने डाले तो वैसे तीनों के तीनों वैसे ही वापिस आए हुए हैं। माने जो हम देते हैं, जैसा देते हैं, जितना देते हैं वैसा ही हमें फिर से मिलता है। जो हम देते हैं उसको हम कर्म कह सकते हैं, और जो हमें मिलता है उसको हम भाग्य कह सकते हैं। ये स्पिरिचुअल लॉ है। इसको पुण्य कर्म या ब्लैक बॉल, उसको पाप कर्म हम कहते नहीं। एक्शन और रिएक्शन, ये यूक्यू में का एक पार्ट है। जो एक्शन जो भी हमारे सामने कोई सिचुएशन आती है तो इसको हम रिस्पॉन्स कैसे देते हैं। कि समझो अभी मैम यहाँ पे बैठी हुई है और भाई साहब आए और मैम को बोले अरे आप क्यों यहाँ बैठी हुई, या ये कुछ अच्छा नहीं है, सब डिस्टर्ब होता है, थोड़ा आप बाहर हो जाओ। तो ये एक्शन, ये इन्होंने एक सिचुएशन खड़ी की है तो इन्होंने कैसा रिस्पॉन्स देना चाहिए। तो चिंतन करना चाहिए कि इन्होंने जो बोला है वो करेक्ट है क्या, इन्होंने जो भाई साहब ने बोला है वो करेक्ट है क्या, सच में मैं ये स्क्रीन के और इसमें बीच में आ रही हूँ क्या। अगर आ रही हूँ, अगर करेक्ट है तो वो थोड़ा सा अपनी प्लेस बदले, यानी खुद चेंज हो जाओ और भाई साहब के बारे में जो भी सिचुएशन है वो एक्सेप्ट करो और उनको रिस्पेक्ट दो। और अगर ये सच नहीं है कि ये स्क्रीन के बीच में नहीं आ रही है तो इन्होंने क्या करना चाहिए कि ठीक है वो तो मुझे ऐसे ही मजाक में बोल रहे हैं या तो मुझे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अभी उनके हाथ में माइक है तो हमने इस वक्त कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो ऐसे इस एक्शन को उनके लेट गो करना चाहिए, जाने दो, और उनके बारे में शुभ भावना और शुभ कामना ही दिल में रखना चाहिए। और इसके लिए मेंटल स्टेबिलिटी की जरूरत है, और वो मेंटल स्टेबिलिटी हमें आगे हम देखेंगे कि कैसा हम मेंटल स्टेबिलिटी मिला सकते हैं। तो अगर ये बात हमने दिल को लगा के लिए माने वो एब्सॉर्प्शन किया इस बातों का, तो दिल को दुख हो जाएगा। तो ये एब्सॉर्प्शन बिल्कुल नहीं करना है। नेक्स्ट, एक हैप्पीनेस इंडेक्स मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कोई भी जीवन यात्रा में ये आप जरूर समझा के लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमने कुछ संकल्प किया है और संकल्प की सिद्धि होने वाली है। तो जैसा संकल्प हमने किया है तो संकल्प से लेके सिद्धि तक जाने के जो पीरियड है उसको हम यात्रा कह सकते हैं, उसको हम। तो इसमें अगर समझो हमने संकल्प किया, अगर वो पॉजिटिव है तो इसको हम +1 मार्क्स देंगे, अगर निगेटिव है तो उसको हम -1 मार्क्स देंगे, और उसका कैलकुलेशन करेंगे कि एंड रिजल्ट क्या आता है। संकल्प हमने खुशी से किया तो +1 मार्क मिल गया है, और संकल्प होने से सिद्धि तक जाने तक हमने खुशी मेंटेन की तो और एक प्लस मार्क मिलेगा, मिला के +2 हो गए। और समझो ऐसा हुआ तो सक्सेस मिलने की संभावना ज्यादा होती है और हम +3 पे जा सकते हैं, और इससे हमें सेटिस्फैक्शन मिल सकता है। अगर यही काम हमने उदासी से किया, निराशा से किया, तो ये सक्सेस मिलने की संभावना कम होती जाती है। नेक्स्ट प्लीज। हमारे जीवन में हम कई बार स्ट्रेस को महसूस करते हैं, तो ये स्ट्रेस जो है, जो परिस्थिति आई है, तो इसका एक इक्वेशन बताया जाता है कि सिचुएशन डिवाइडेड बाय रिस्पांस और रिएक्शन।
इज इक्वल टू परिस्थिति डिवाइडेड बाय मनस्थिति। अगर हमें शांति चाहिए तो हमारी मनस्थिति, आंतरिक सामर्थ्य अच्छा होना चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, तो हम कोई भी सिचुएशन या स्ट्रेस हैंडल कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्कूल में, कॉलेज में जब भी पढ़ाई करते हैं तभी ऐसा कहा जाता है कि कंपैरिजन किया, कंपटीशन रही तो मोटिवेशन मिलता है। लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिक ने ऐसा कहा है कि कंपटीशन नहीं होना चाहिए, वो टेम्पररी मोटिवेशन देता है जरूर, लेकिन लॉन्ग टर्म पर अगर हमें सक्सेस चाहिए, शांति चाहिए, मेंटल स्टेबिलिटी चाहिए, तो नो कंपैरिजन, नो कंपटीशन, लेकिन कोऑपरेशन की जरूरत है। नेक्स्ट, तो कोऑपरेशन होना जरूरी है। एक दूसरे के साथ में अगर हमने कोऑपरेट किया, एक दूसरे के जो अच्छे गुण है, सद्गुण है, उनका सभी मिला जुला के एक हमने माला बनाई तो सद्गुण की माला बनने वाली है। ऐसे प्रकार से कोऑपरेशन करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत अहम बात है, उसकी तरफ ही हमने ख्याल देना जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। स्टडी करना है, खेलना है, कल्चरल एक्टिविटीज करना है, एग्जाम देनी है, फैमिली के साथ रहना है, और ये सभी मिला जुला के बहुत अच्छी तरह हमें टाइम मैनेजमेंट करते आना चाहिए। नेक्स्ट, जैसे मैंने कहा कि अनेक प्रकार के इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस देखा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस देखा, तो अभी सोशल इंटेलिजेंस क्या है? तो समाज में जो अगर कोई प्रॉब्लम है तो समाज के प्रॉब्लम में हमने एक दूसरे को हेल्प करना चाहिए, समाज में जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में चिंतन करना चाहिए। और ऐसा ही एक प्रॉब्लम है, वो है स्त्री भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ, ये मिशन बहुत जरूरी है। उसके बारे में मेरी मराठी में एक कविता है, मैं आपके सामने सादर कर रही हूँ। आपल्या भारतासारख्या सुसंस्कृत अशा देशामध्ये मागच्या 30 वर्षामध्ये 1.5 कोटीपेक्षा जास्त चिमुकल्या या गर्भावस्थेत मारल्या गेलेल्या आहेत। 1.5 कोटीपेक्षा जास्त चिमुकल्या गर्भ अवस्थेत मारल्या गेलेल्या आहेत। ही जी चिमुकली आहे, जी आईच्या पोटात आहे, जी आईच्या गर्भात आहे, ती आपल्या आईला म्हणते की आई, तुझं बाबांचं, आजींचं, आजोबांचं बोलणं काल रात्री ऐकलं मी आई। तुम्ही सगळ्यांनी मिळून ठरवले ना की उद्या मला डॉक्टर काकांकडे घेऊन जायचंय? नको ग आई, नको, असं करू नको ग, मला डॉक्टर काकांकडे घेऊन जाऊ नको ग आई, मला डॉक्टर काकांची खूप खूप भीती वाटते ग, ते डॉक्टर काका मोठं मोठं शस्त्र घेतील ग, माझ्या डोक्याच्या चिंध्या चिंध्या करून टाकतील ग, इवलेशे नाजूकशे कोमलशे माझे हातपाय आई तोडून टाकतील ग, आणि रक्तबंबाळ झालेला माझा हा देह आई उखड्यावर फेकून देतील, कुत्रे झडप घालतील, तोंडात पकडतील, गल्लीभर फिरवतील ग आई, माझ्या शरीरातलं ठिपकणारं ते रक्त आई तू पाहू शकशील? माझ्या शरीराची झालेली विटंबना आई तुला सहन होईल? नाही आई नाही, तू हे सहन करू शकणार नाही ग आई, असं करू नको ग, मला मारू नको ग, मी तुला कसलाही त्रास देणार नाही ग, कुठलाही हट्ट मी करणार नाही ग, मला लाडू नको, पेढे नको, करंजी नको, पुरणपोळी नको, काही गोडधोड देऊ नकोस ग, कालची उरलेली शिळी असलेली भाकरी सुद्धा आई मला चालेल ग, 2-2, 3-3 दिवस आई मी ती पुरून पुरून खाईल ग, पण आई मला जन्म घेऊ दे ग, मला तुझ्या मांडीवर खेळायचे, आजी आजोबांच्या गोष्टी ऐकायचे, तुझं बोट पकडायचे, बाबांचं बोट पकडायचे, शाळेमध्ये जायचे, खूप खूप शिकायचे ग आई मला। आई तुला असं वाटत नाही का ग की सावित्रीबाई फुलेंचा अंश माझ्यामध्ये असेल? आई तुला असं वाटत नाही का ग की मातृशक्तीचा आविष्कार सांगणारे जिजा माता माझ्या रूपाने येतील? आई तुला असं वाटत नाही का ग की झाशीच्या राणीची क्रांती करण्याची उमेद माझ्यामध्ये असेल? आई मला हे सगळं करायचंय ग, पण कधी तू मला जन्म दिला तरच ना। वेळ नाही गेली अजून हाक देते मी तुला,
वेळ नाही गेली अजून हाक देते मी तुला, खुडू नको कळी आई, खुडू नको कळी आई, देश घडवायचाय मला, देश घडवायचाय मला. तर समाजाच्या अशा असणाऱ्या प्रश्नांवर आपण सहभागी होऊन उत्तरं शोधली पाहिजेत. यासाठी एक फेसबुक आहे 15 मिनिट्स फॉर गोडुली, ते सुद्धा तुम्ही जॉईन करू शकता. नेक्स्ट, तो व्हाट इज ह्यूमन बीइंग. जो इंसान बना है वो खाली इंसान, यानी जब भी हम इंसान के बारे में सोचते हैं, पर्सनालिटी के बारे में सोचते हैं, तो भी इंसान केवल बॉडी नहीं है, तो बॉडी को चलाने वाली एक समथिंग एनर्जी भी है. वो एनर्जी के कारण वो बॉडी चलती है. तो ह्यूमन प्लस बीइंग इज इक्वल टू ह्यूमन बीइंग. और ये बीइंग जो है, जो एनर्जी है, वो जब भी एनर्जी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होती है, एनर्जी जब भी बढ़ती है, तभी हम अच्छी तरह कार्य कर सकते हैं, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं. नेक्स्ट, तो ऐसा देखा गया है कि इस एनर्जी को बढ़ाने के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सेंट्रल अट्रैक्शन क्या है, तो वो एनर्जी को बढ़ाना है. और एनर्जी बढ़ने के लिए मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेडिटेशन के कुछ हमारे पास साइंटिफिक रिजल्ट्स है, उसमें ऐसा पाया गया है कि जब मेडिटेशन करते हैं तभी हम रिलैक्स हो जाते हैं, पीस और हैप्पीनेस हमें मिलता है. तो एक रिसर्च हुआ था बॉम्बे के हॉस्पिटल में. तब 2 ग्रुप्स बनाए गए. एक ग्रुप को मेडिटेशन करने के लिए कहा और दूसरे ग्रुप को खाली म्यूजिक सुनाया गया. तो 20-20 मिनट का मेडिटेशन किया गया. 20 मिनट का मेडिटेशन और दूसरा बी ग्रुप है, उसको 20 मिनट का म्यूजिक सुनाया गया. और उसके बाद में फास्ट क्वेश्चन आंसर्स का प्रोग्राम लिया गया. और वो जो क्वेश्चन आंसर्स थे वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस थे. जो ए ग्रुप था जिन्होंने मेडिटेशन किया, तो उनका जो कामनेस था, पीसफुलनेस था, वो आंसर देते वक्त भी था और उनके 100% आंसर करेक्ट आ गए. और आंसर देने के बाद में भी करीब करीब 2 घंटा उनका जो पीसफुलनेस था, वो हैप्पीनेस था, वो मेंटेन रहा. और जिनका बी ग्रुप था, जिनको खाली म्यूजिक सुनाया गया था, तो उनको जब भी क्वेश्चंस पूछ रहे थे तभी उनमें से 80% लोग काम थे, कूल थे, लेकिन 20% डिस्टर्ब थे. और पूरा क्वेश्चन आंसर्स होने के बाद में वो डिस्टर्ब ही रहे. यानी मेडिटेशन का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस अपने लाइफ में है. जब भी हम स्टडी करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं, तो उसके लिए हमें मेडिटेशन करना बहुत जरूरी है. बहुत क्वालिटीज ऑफ मेडिटेशन आर देयर. तो उसमें से कौन सा मेडिटेशन हमें सूट करता है वो हमने सोचना है. मैंने खुद ने ईच एंड एवरी टाइप ऑफ मेडिटेशन मैंने ट्राई किया है, और उसमें सबसे अच्छा मेडिटेशन मुझे राज योगा मेडिटेशन जो ब्रह्मा कुमारी फिलोसॉफीज का है, वो मुझे अच्छा लगा है. नेक्स्ट, तो उसमें और क्या हो सकता है कि जो देखा गया है कि मेडिटेशन के बाद में ब्रेन में कई प्रकार के केमिकल्स होते हैं. तो राज योगा मेडिटेशन में डोपामिन 60% से ज्यादा रिलीज होता है, जो एंटी डिप्रेशन का कार्य करता है. तो अब हमारा दिल हमें हमेशा प्रफुल्लित रहना चाहिए, एक्टिव रहना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए. और उसके लिए ये डोपामिन आवश्यक है. और वो डोपामिन मेडिटेशन के बाद अपने आप रिलीज होता है, ये ऐसा साइंस कहता है. वैसा ही आईजी एंटीबॉडी जो है वो इम्यून कैपेसिटी बढ़ाती है, रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाती है, और मेडिटेशन से वो डबल होती है. तो ये मेडिटेशन के बहुत सारे फायदे हमें हमारे स्टडी में, एग्जाम में, डिसीजन मेकिंग में होने वाले हैं. नेक्स्ट, तो वैसा ही एक मेडिटेशन का हम एक एक्सपीरियंस हम यहाँ पे लेने वाले हैं. तो सभी तैयार हैं? सबने स्ट्रेट स्ट्रेट बैठे हुए हैं. लेफ्ट हैंड नीचे है, राइट हैंड ऊपर है, आंखें बंद हैं. और आप भी सभी कीजिए
आंखें बंद है और 4 काउंट में सांस लेना है। 1 2 3 4। 2 काउंट में सांस को रोकना है। 1 2। 8 काउंट में सांस को छोड़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और ऐसे ही आंखें बंद रखनी है। शांत हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, स्टडी बहुत अच्छी हो जाती है, सफलता भी मिल जाती है। तो हमने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखा हमने कि हम खुद क्या है, ह्यूमन बॉडी क्या है, ह्यूमन बीइंग क्या है, आईक्यू क्या होता है, ईक्यू क्या होता है, सोशल इंटेलिजेंस क्या होता है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस क्या होता है, सिचुएशन को हमने कैसे रिएक्ट करना है। और ऐसे ही सोशल कॉज के लिए हम अभी आज एक ओथ देने वाले हैं। भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, माझ्या या देशात स्त्री पुरुष समानता नाही।
बांधावी यासाठी मी सदैव प्रयत्न करेन. स्त्री एक महान शक्ती आहे. ती अनंत काळची माता आहे. मुलगा वंशाचा दिवा असेल तर मुलगी वंशाची पणती आहे. तिचा आदर सन्मान मनापासून करणे हे माझे कर्तव्य आहे. मी हुंडा देणार नाही. मी हुंडा घेणार नाही. मी स्त्री भ्रूण हत्या करणार नाही. करू देणार नाही. मी स्त्री जन्माचे स्वागत करेन. त्याविषयी जनजागृती करेन. अशी शपथ सर्वांच्या साक्षीने आम्ही घेत आहोत. हात खाली घ्यायचा आणि भारत मातेचा जय जयकार हात उंच करून उंच आवाजात करायचंय.